नमस्कार साथियों आज हम डिस्कस करने वाले हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान के बारे में। साथियों, आपने अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में तो पढ़ ही रखा है। कितने प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म हैं? 4 प्रकार के होते हैं। परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। परासरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये चारों क्या हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म है और अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करते हैं। साथियों, एक चीज़ ध्यान रखना कि अणुसंख्यक गुणधर्म अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं, न कि कोई अणु छोटा है या बड़ा है। बड़ा छोटा अणु उससे कोई लेना देना नहीं है। अणु जितने होंगे उसके आधार पर परासरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये सारी चीज़ें निर्भर करेगी। तो अब बात करें कि असामान्य आणविक द्रव्यमान। तो असामान्य आणविक द्रव्यमान का अगर शार्ट में अगर अपन बात करें तो आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो कि भैया हमने 10 लोग भेजे थे, विलियन के अंदर 10 मालिक्यूल डाले थे, लेकिन वो 10 मालिक्यूल ने विलियन के अंदर जाकर धोखा कर लिया। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पर आपने 10 NaCl डाले, इस विलियन के अंदर 10 NaCl पानी है और इस पानी के अंदर आपने कितने डाले? 10 NaCl डाले। अब ये 10 NaCl इन्होंने अंदर जाके धोखा कर दिया। क्या धोखा किया कि 10 तो Na+ बन गए और 10 क्या बन गए? Cl-। 10 Na+ और 10 Cl-। तो हो क्या गया कि जो प्रेडिक्ट कर रहे थे वो प्रेडिक्ट वाली संख्या नहीं रही। तो इसके कारण जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो प्रभावित हो जाएंगे। परासरण दाब अधिक हो जाएगा पहले की अपेक्षा, क्वथनांक में उन्नयन बढ़ जाएगा, हिमांक में अवनमन हो जाएगा, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा, कमी हो जाएगी वाष्प दाब में। तो ये सारी चीज़ें घटित होगी। किसके कारण? इनके कारण। तो ये असामान्य आणविक द्रव्यमान की बात कब करते हैं? जब अपन कोई मालिक्यूल से विलियन के अंदर डाल रहे हैं। जब कोई मालिक्यूल विलियन के अंदर डाला जाता है और उस मालिक्यूल का या तो फिर क्या हो गया? वियोजन हो गया, या फिर क्या हो गया? संयोजन हो गया। वियोजन या संयोजन की कंडीशन में ही अपन असामान्य आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे। यदि संयोजन या वियोजन न हुआ तो असामान्य आणविक द्रव्यमान है ही नहीं। अगर कोई मालिक्यूल्स आपने विलियन के अंदर डाले, जैसे पानी के अंदर आपने शुगर डाली, उसका अगर वियोजन न हुआ, अगर वियोजन नहीं हुआ तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो वो का वही मिलेगा। लेकिन यदि कोई ऐसे मालिक्यूल्स आपने विलियन में डाले जिनका वियोजन हो गया या संगुणन हो गया, तो अब वो वाला परासरण दाब, वो वाला क्वथनांक में उन्नयन, वो वाला हिमांक में अवनमन, वो वाला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वो अब आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्यों नहीं मिलने वाला? संयोजन हो गया तो 2 मालिक्यूल की जगह 1 मालिक्यूल हो गया, मतलब 2 अलग अलग अणु थे उसकी जगह 1 अणु बन गया। आपने भेजे थे अंदर 10 मालिक्यूल डाले थे, अंदर जाके संयोजन हो गया, वो तो 5 हो गए। आपने डाले विलियन के अंदर 20, अंदर जाके जुड़ गए आपस में, 20 की जगह कितने अणु हो गए? 10। और अगर आपने जैसे NaCl या विद्युत अपघट्य डाले हैं तो उनका क्या होगा? अंदर जाके क्या हो गया? वियोजन हो गया। और वियोजन होने के कारण आपने 10 NaCl डाले, अंदर जाके 20 NaCl हो गए। समझ में आया? तो ये चीज़ है असामान्य आणविक द्रव्यमान में। तो देखो, असामान्य आणविक द्रव्यमान, तो अणुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग, अणुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग विलेय के आणविक द्रव्यमान के निर्धारण के लिए किया जाता है। विलेय के, ध्यान रखना, विलियन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो क्या है? विलेय, और एक क्या है? विलायक। 2 चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? विलियन। जैसे विलेय यहाँ पर क्या है? NaCl है, और विलायक क्या है? इसके अंदर पानी। पानी जो है उसको क्या कहोगे आप? विलायक। अणुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग विलेय के आणविक द्रव्यमान के निर्धारण के लिए किया जाता है कि विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे है। वो जो फार्मूला होता है ना, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला जो बात करेंगे तो क्या लिखते हैं अपन? ΔTb समानुपाती होगा मोललता के। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? ΔTb बराबर क्या लिखेंगे? Kbm। और यहाँ पर मोललता का जो सूत्र लिखते हैं वो लिख देंगे। क्या लिखते हैं मोललता के लिए सूत्र? W/m गुणित 1000/, ये लिख दिया आप लोगों ने, W लिख दिया। इसको चाहो तो WA कर दो, इसको WB कर दो। ठीक है, ये वाला विलायक का भार हो जाएगा, ये वाला विलायक का भार और ये विलेय का भार हो जाएगा।
और ये विलय का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर m की जगह रख लो। और अगर आपको हिमांक में अवनमन निकालना हो तो हिमांक में अवनमन डेल टी एफ यहाँ पे रख देना, एम बी यहाँ पे रख देना, हिमांक में अवनमन निकल जाएगा। और हिमांक में अवनमन की सहायता से आपको विलय का आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो ये वाला फार्मूला रखना है आपको। ये न्यूमेरिकल में बात करेंगे फिर बाद में। तो अणुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग विलय के आणविक द्रव्यमान के निर्धारण के लिए किया जाता है। अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रायोगिक आंकड़ों से प्राप्त आणविक द्रव्यमान के मान हमेशा सामान्य आणविक द्रव्यमानों के बराबर नहीं होते हैं। इसके दो कारण हैं। क्या दो कारण हैं? यदि विलय के अणुओं का संगुणन हो जाए, संगुणन हो रहा है तो आपने डाले कितने, 10 मालिक्यूल, हो कितने गए, 5। यदि विलय के अणुओं का संगुणन हो जाए, दूसरी कंडीशन है यदि विलय के अणुओं का वियोजन हो जाए तो क्या हो जाएगा, असामान्य आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। देखिए अब ध्यान से, इन कारणों से, कौन से, ये और ये, इन कारणों से अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक आंकड़ों से गणना करने पर प्राप्त आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान से भिन्न पाए जाते हैं। ये सामान्य आणविक द्रव्यमान से भिन्न आणविक द्रव्यमान, ये सामान्य आणविक द्रव्यमान से भिन्न आणविक द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, असामान्य आणविक द्रव्यमान। अब देखो सामान्य आणविक द्रव्यमान की अगर बात करूं तो जैसे लिया मैंने ये CH3COOH, कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 है तो 3 लिख दिया, फिर ये कार्बन 12, फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 16, फिर 16 और फिर लिख दिया मैंने 1। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 60। तो 60 होना चाहिए आणविक द्रव्यमान, लेकिन 60 का क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये डबल हो गया। डबल कैसे हो गया भैया आणविक द्रव्यमान? आणविक द्रव्यमान डबल नहीं होना चाहिए। डबल कैसे हो गया, मतलब असामान्य हो गया, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, तो ये जो है एसिटिक अम्ल का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो क्या 60, और 60 नहीं रहा, 60 की जगह कितना हो गया, डबल हो जाएगा 60 का, 120 हो गया। तो ये असामान्य आणविक द्रव्यमान हो गया। समझ में आया? अब देखो दो कंडीशन में असामान्य आणविक द्रव्यमान, यदि विलय के अणुओं का संगुणन हो जाए तो विलय के अणुओं का संगुणन, तो कुछ पदार्थ जैसे एसिटिक अम्ल का बेंजीन में, तो यहाँ पर देखिएगा एसिटिक अम्ल का बेंजीन में, तो यहाँ पर बेंजीन जो है वो विलायक है, बेंजीन क्या हो जाएगा, विलायक, और एसिटिक अम्ल क्या है, विलेय। एसिटिक अम्ल विलेय है जो इसके अंदर डला हुआ है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल अंदर जाने पर जो क्या करेगा, जुड़ जाएगा आपस में। एसिटिक अम्ल का जो मॉलिक्यूल है ये CH3COOH, बेंजीन के अंदर एसिटिक अम्ल डाला, एसिटिक अम्ल अंदर जाके क्या हो गया भैया, जुड़ गया। तो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 100 मॉलिक्यूल होने चाहिए, लेकिन 100 की जगह कितने हो गए, 50 हो गए। तो क्या हो गया, आणविक द्रव्यमान क्या हो गया, जो था वो नहीं, बढ़ गया आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा विलय का आणविक द्रव्यमान। तो जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो एसिटिक अम्ल का बेंजीन में के लिए अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान सामान्य मानों की अपेक्षा, अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक मान, अणुसंख्या, अणुओं की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, तो अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक मान सामान्य मानों की अपेक्षा कम प्राप्त होते हैं, क्योंकि एसिटिक अम्ल के अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक मान सामान्य मानों की अपेक्षा कम प्राप्त होंगे। क्यों प्राप्त होंगे, क्योंकि 100 की जगह अंदर जाके कितने हो गए, 50 हो गए, कम हो गए, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, ये हुआ। अब देखिए विलय के कणों की संख्या में यह कमी, विलय के कणों की संख्या में क्यों कमी हो रही, क्योंकि संगुणन हो गया। तो विलय के कणों की संख्या में यह कमी ही अणुसंख्यक गुणधर्म के निम्न मानों के लिए उत्तरदायी होती है। अणुसंख्यक गुणधर्म का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान से अधिक होगा। मतलब प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान जो है इसका कितना हो गया, 120 हो गया। तो सामान्य आणविक द्रव्यमान कितना होना चाहिए, 60। CH3COOH का आणविक द्रव्यमान कितना होता, 60। तो प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान से अधिक होता है। बहुत क्लियर समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर ये आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो आणविक द्रव्यमान यदि कणों की संख्या जितनी घटेगी उतना आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कणों की संख्या जितनी कम होगी उतना आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। और अगर आणविक द्रव्यमान घट रहा है तो कणों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब वियोजन होगा उस स्थिति में, क्या होगा कि आणविक द्रव्यमान कम होगा और कणों की संख्या बढ़ेगी। अगर संयोजन होगा तो क्या होगा, संयोजन होगा तो कणों की संख्या कम होगी और आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा। समझ में आया? तो इसी कंडीशन में आणविक द्रव्यमान यदि बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा। आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो ये है क्वथनांक, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या होगा, घटेगा। ऐसे ही अपन बात करें कि क्वथनांक में उन्नयन की भी, तो एम बी प्रोपोर्शनली 1/डेल टीबी भी लिख सकते हैं। डेल टीबी बोले तो क्वथनांक में उन्नयन, डेल टीबी बोले तो हिमांक में अवनमन। तो ये चीज़ें घटित होती हैं। ठीक है, ये फार्मूला भी लिख रखा है। अगर आपको किसी विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हिमांक में अवनमन की सहायता से किसी विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो ये फार्मूला है उसके लिए। क्वथनांक में उन्नयन के लिए निकालना हो तो यहाँ पे डेल टी बी बराबर के बी एम लिखेंगे और एम की जगह ये सारी वैल्यू लिख देंगे तो ये हो जाएगा। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। तो ये आप उतार लीजिए विलेय के अणुओं का संगुणन। फिर अपन देख रहे हैं विलेय के अणुओं का वियोजन। हाँ तो साथियों, यदि आपको विलेय के अणुओं का संगुणन ये वाली चीज क्लियर है तो आपको विलेय के अणुओं का वियोजन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको वर्ड चेंज करने हैं, थोड़ा बहुत चेंज करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो देखिए, जैसे विलेय के अणुओं के वियोजन की बात करें तो कुछ तो मैंने समझा दिया। तो विलेय के अणुओं का वियोजन अगर हो जाए तो वियोजन होने पर क्या होगा, अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जैसे NaCl डालेंगे तो NaCl क्या हो जाएगा, 10 NaCl डालेंगे तो अंदर जाके 10 Na प्लस और 10 Cl माइनस बन जाएंगे। तो अणुओं की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। KCl डालेंगे तो भी डबल हो जाएंगे। BaCl2 डालेंगे अंदर तो अपन डाल कितने रहे, BaCl2 10 डाल रहे हैं, लेकिन BaCl2 जो डिवाइड हो जाएगा Ba2 प्लस और 2Cl माइनस में, तो 10 की जगह अंदर जाके कितने हो जाएंगे, 30 बन जाएंगे। तो अणुओं की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। AlCl3 डालेंगे तो AlCl3 क्या होता है, AlCl3 जो होता है एक Al3 प्लस और 3Cl माइनस बन रहा है। तो एक 4 आयन बना रहा है, 3 तो Cl और एक Al3 प्लस। तो 10 डालेंगे तो 40 आयन बन गए। मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म का सबसे ज़्यादा इसके लिए होगा, फिर इसके लिए, फिर NaCl के लिए हो, ये भी कह सकते हैं। तो NaCl, KCl, BaCl2 है ना, AlCl3 तथा अन्य विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रायोगिक मान सामान्य मानों से अधिक होते हैं। इनके प्रायोगिक मान सामान्य मानों से अधिक होगी। तो प्रायोगिक मान सामान्य मानों से अधिक होंगे। अगर सामान्य कंडीशन में NaCl आपने कितने डाले, 10 NaCl डाले, लेकिन प्रायोगिक तौर पर क्या हो गया, 10 Na प्लस और 10 Cl माइनस हो गए। तो प्रायोगिक मान सामान्य मानों से अधिक होंगे। ये वाला वैल्यू क्या, इनको क्या कहा मैंने, प्रायोगिक मान, और ये क्या है, सामान्य मान। ये है सामान्य मान। प्रायोगिक मान सामान्य मान से अधिक होगा क्योंकि ये पदार्थ विलयन में जाकर क्या हो गए, आयनित हो गए। जैसे जल में डाला NaCl किस में डिवाइड हो गया, Na प्लस और Cl माइनस में डिवाइड हो गया, जिससे विलेय के कणों की संख्या बढ़ जाती है। पहले 10 थी, अब कितने हो गए, 10 Na प्लस और 10 Cl माइनस हो गए। विलेय के कणों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई आयनित होने के कारण। संख्या में वृद्धि अणुसंख्यक गुणधर्म के उच्च मानों के लिए उत्तरदायी होती है। यहाँ पे क्या हो कहा था अपनों ने कि संगुणन के कारण संख्या में क्या हो रही थी, कमी होती है। तो कमी हो रही थी तो अपन क्या बात कर रहे थे कि संख्या में यह कमी अणुसंख्यक गुण के निम्न मानों के लिए उत्तरदायी होती है। यहाँ पर लिखा अणुसंख्यक गुणधर्म के उच्च मानों के लिए उत्तरदायी होती है। चूंकि आयनों में वियोजन के कारण प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान से कम होगा। तो सामान्य आणविक द्रव्यमान NaCl का जो होगा उससे आयनों में डिवाइड हो जाए तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे NaCl का अपन माने 23 प्लस 35.5, तो इसका जो है NaCl का 58.5 होगा और इनका अलग अलग हो जाएगा 23 और 35.5। ठीक है, समझ में आया ना। चूंकि आयनों में वियोजन के कारण प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान से कम हो जाएगा। ये प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान हो गया, ये सामान्य आणविक द्रव्यमान। प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान से कम हो जाएगा।
ये आयनों में डिवाइड होने के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला आप याद रखना। अपसामान्य आणविक द्रव्यमान, इसको क्या कहा, अपसामान्य आणविक द्रव्यमान मतलब प्रेक्षित अणुभार है। प्रेक्षित अणुभार कौन सा, ये वाला। प्रेक्षित अणुभार कौन सा, ये वाला। असामान्य हो गया क्योंकि इतना था और इस कंडीशन में ये, तो अपसामान्य आणविक द्रव्यमान किसको कहा, जो प्रेक्षित अणुभार है उसको कहा। और ये वाला जो है सामान्य आणविक द्रव्यमान कौन सा, जो सूत्र का दिया हुआ रहता है उसी को सामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इक्वल क्या लिखा है, विलेय के कणों की सामान्य संख्या। सामान्य संख्या कितनी है, 10 डाल रहे हैं तो 10, 20 है तो 20, ये सामान्य संख्या हो गई। वियोजन या संगुणन के पश्चात कितनी हो रही है, अगर यहाँ पर वियोजन हो रहा है तो कणों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। संगुणन हो रहा है तो कणों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये सारा आप अपनी कॉपी में उतारिए, ढंग से पढ़िए, रिपीट कीजिए। नहीं समझ में आता वापस वीडियो देखिए, किताब उठाइए, कापी उठाइए, पेन उठाइए और लिखना चालू कर दीजिए। 100% समझ में आएगा। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है साथियों, तो ये जो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।